Mr. Lika, Deputy SPD, Mr. Ligo, Deputy Director, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Mr. Singh, my colleague from NUPA, Sri Naveen Bhatia, and dear participating officers from all the 20 districts of Arunachal Pradesh, data entry operators, computer programmers, district and state planning and MIS coordinators. At the outset, I join Mr. Singh and others in wishing you a very happy new year to all of you. Well, friends, I also take this opportunity to thank the State Project Director for organizing this 2 days technical workshop on Unified District Information System for Education for all the 20 districts of Arunachal Pradesh. This particular workshop is very timely and it will help us in further improving the quality, consistency, coverage, sharing, dissemination and utilization of Unified District Information System for Education data. We are quite confident that the year 2015-16 Unified DICE data would be more reliable than in the past. Even though we have improved a lot, the quality and consistency of data has improved significantly, but there are still a few areas of concern, and if we give due consideration to all these areas of concern, we are quite confident that we will further improve the quality of Unified DICE 2015-16 data. In this deliberation now, we shall be discussing a variety of management-related issues, quality-related issues, and because of which small issues, very big questions are being raised about the quality and consistency of our data. बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हमारी डेटा की क्वालिटी के ऊपर लग जाते हैं जब छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसीज देखी जाती है, प्रॉब्लम देखी जाती है, एनरोलमेंट बाय एज कैटेगरी और मीडियम ऑफ एक्सट्रैक्शन अलग अलग होता है, एक ही वेरिएबल है बट वी हैव डिफरेंट फिगर्स फॉर दैट वन. इसी तरह बहुत सारे और भी वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और अगर हम ध्यान दे दें अभी भी ये सही समय है, दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस एंड ऑर्गेनाइज this particular workshop that will help us in further improving the quality of our data. क्योंकि आप लोगों ने डेटा तो इकट्ठा कर ही लिया है, 4000 से करीबन ऑल स्कूल्स है हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में. डेटा का चेकिंग भी हो गया है और चल भी रहा है, डेटा एंट्री चल भी गई है, कहीं ख़त्म भी हो गई है, कंसिस्टेंसी भी चेक की जा रही है. तो ये बहुत ही उपयुक्त एप्रोप्रिएट टाइम है कि we are now discussing in the workshop mode the technical and management issues of Unified DICE. थोड़ा सा देखते हैं हमने कहां से शुरू किया था. आपको पता है डाइस कब शुरू हुआ था? 94-95 में. आपके राज्य में तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम नहीं चला था, बट हिंदुस्तान के बाकी के 18 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया गया था 94-95 में, तब ये सोच बनी द इंफॉर्मेशन सिस्टम एट दैट टाइम इन 94-95 was not in a position to take care the planning, monitoring and implementation need of the district primary education program. ये 94-95 की बात है कि भैया आपका सिस्टम ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम अच्छी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की प्लानिंग कर लें, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लें, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर लें.
तो ये डिसीजन लिया गया था 94-95 में, क्यों नहीं, वाई नॉट वी डेवलप ए कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम with school as the unit of data collection and district as the unit of data dissemination. ये 94-95 की बात है। और इस तरह का कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को करने की जिम्मेवारी नीपा को दी गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब न्यूपा बन गया है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और नीपा ने उस समय 94-95 में यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हाथ मिलाया और एक प्रपत्र, एक डिस्ट्रिक्ट, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट, आप सब लोगों को जो उस समय जुड़े हुए थे प्राइमरी शिक्षा से, उन सबको साथ में लेके एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया गया था 94-95 में। और एक सॉफ्टवेयर भी उस समय बनाया गया, डी बेस के आधारित था, या उसके पहले और भी दूसरे अलग अलग वर्जन्स में हमारा सॉफ्टवेयर आज इस स्थिति में पहुंच गया है। ओरेकल बैक एंड में है और पावर बिल्डिंग फ्रंट एंड में है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गए हैं। एंड आवर सॉफ्टवेयर इज नाउ टाइम टेस्टेड, यूजर फ्रेंडली, मेन्यू ड्रिवन with little or no scope for manipulation, and it is being used across the country in about 680 districts, 36 states, in more than 5,000 blocks of our country. काफ़ी कुछ अचीव किया है हमने, आप सब ने मिलके, लेकिन अभी कुछ और कमियां रह गई है, उसको अब हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे 2015-16 में। तो जो 94-95 में हमने 7 राज्यों के 42 जिलों के अंदर सबसे पहले डाइस को शुरू किया था, और पहले ही वर्ष में हम करीबन 65,000 विद्यालयों तक पहुंच गए। इन द वेरी फर्स्ट ईयर वी कुड एबल टू रीच 65,000 स्कूल्स। लेकिन ये सारे विद्यालय थे जहां डाइस पहुंच गया था, वो प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक सेक्शन नहीं थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन का मैंडेट था, वो प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं था। जब डीपीईपी खत्म होने पे आया 2000-2001 में, तो डाइस करीबन 18 राज्यों में 272 जिलों में पहुंच गया, और 10 लाख के आसपास विद्यालय भी हमसे जुड़ गए। लेकिन तब भी केवल प्राइमरी एजुकेशन का आंकड़ा ही, डेटा ही हम इकट्ठा करते थे। जब सर्व शिक्षा अभियान चालू हो गया, तो आप सबकी डाइस की उपलब्धियों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किए गए राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी उपलब्धियां क्या थी? आवर मेन अचीवमेंट वाज दैट वी हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली टाइम लैग इन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अर्लियर 7 to 8 years to less than a year at the national level and only a few months at the state and the district levels and the block level. अभी आप लोग 30 सितंबर 2015 को 2015-16 का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, किया, और अभी 3-4 महीने में आपके पास में 2015-16 का आंकड़ा उपलब्ध होगा, और उसी के बेसिस के ऊपर जब आप पीएबी में जाएंगे अभी अप्रैल मार्च में, मई में, तो 2015-16 के आंकड़े के बेसिस के ऊपर ही सारा प्लान बना के ले जाएंगे। ये कोई बहुत ही कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। वी हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड time lag in availability of the statistics from earlier 7-8 years to less than a year at the national level and only a few months at the district block and the state level. दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो सब लोगों ने ऑब्जर्व की, वो है कि अब डेटा में कोई गैप नहीं है। जिस बिंदु के ऊपर, जिस वेरिएबल पे डेटा प्लान बनाते वक्त चाहिए, whatever the variable which is required, information on which is required for efficient formulation of the plan is now available in ready to use form at the school level, at the cluster level, at the block level, at the district level, at the state level and also at the national level. ये बहुत ही important significant उपलब्धि है उन सब व्यक्तियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। और अब हमारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, बिना किसी दिक्कत से उन लोगों के पास में उपलब्ध है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण या यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन में रुचि रखते हैं, उन सब तक हमारा डेटा फ्रीली अवेलेबल है।
इन उपलब्धियों को देखते हुए ही जब 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे। एक निर्णय तो ये किया गया कि डाइस जो 2000 तक केवल प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता था, क्यों नहीं अब इसको एलिमेंट्री लेवल तक बढ़ा दिया जाए। It was the very significant decision which was taken at the time of launching the Sarva Shiksha Abhiyan program in the year 2001 to expand the coverage of DICE from the primary to elementary level of education. ये एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट डिसीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लिया वो ये था, क्यों नहीं डाइस को डीपीईपी स्टेट और डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट की बजाय पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए। Why don't we expand the coverage of DICE from the existing DPEP states and districts to the entire country? That decision was taken in the year 2001. लेकिन दोस्तों, इन दो चीजों को, इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें 5 साल लग गए। 2005-6 2005-6 was the first year when the entire country got covered under the district information system for education. We could able to extend the coverage of DICE from elementary to secondary primary to elementary level of education. और 2005-6 में हम हिंदुस्तान के सभी 35 राज्यों में, अब तो 36 हो गए हैं, पहुंच गए थे और करीबन 604 जिले भी, डिस्ट्रिक्ट्स भी हमसे जुड़ गए थे। अब करीबन 680 जिले हमसे जुड़ गए हैं। ये 2005-6 की बात है। अब डेटा के अंदर कोई गैप नहीं है। जिस बिंदु के ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल के प्लान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब डाइस के अंदर उपलब्ध है। ये 2005-6 की बात है। इन अचीवमेंट्स को देखते हुए ही 2007-8 में भारत सरकार ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसमें नीपा को ये कहा गया कि आप डाइस का स्कोप है वो एलिमेंट्री से बढ़ाकर सेकेंडरी तक कर दें। ये 2007-8 की बात है और नीपा ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसको पॉपुलरली आप सब लोग जानते ही हैं, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि सेमिस। उसको 2007-8 में एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर दिया बाय अज्यूमिंग दैट डेटा एंट्री वुड टेक प्लेस फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। ये सेमिस वाला सिस्टम है 2011-12 तक चालू रहा, कंटिन्यू रहा। हमने ये सोचा ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर देते हैं, ज़्यादातर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर की व्यवस्था है, इंटरनेट भी है, तो ऑनलाइन डेटा एंट्री स्कूल से ही हो जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब भी यही होता है कि डेटा एंट्री स्कूल से हो। लेकिन जो सिस्टम हमने तैयार किया 2007-8 में, उसकी वजह से पूरे देश में in not a single state data entry took place from the school itself. In almost all the states data entry took place from the state level, not even from the district and the block level. पूरे भारत में डेटा एंट्री सारे फॉर्म भर के स्टेट लेवल पे लाके उसका डेटा एंट्री किया गया और जो पर्पज, जिस पर्पज से हमने ऑनलाइन सिस्टम को तैयार किया था वो बुरी तरह से फेल हो गया। हालांकि डेटा तो हमने इकट्ठा कर लिया, करीबन 2,30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल से डेटा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन उसमें कोई चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, सीआरसी बीआरसी का कोई रोल नहीं था, फिजिकल फॉर्म को भरने का, चेक करने का कोई प्रावधान नहीं था। उस प्रोसेस में करीबन 30,000 स्कूल में एनरोलमेंट खाली रह गया, करीबन 20,000 स्कूल में क्लासरूम खाली रह गए, करीबन 22,000 स्कूल में टीचर का डेटा ही नहीं रहा, खाली रह गया, क्योंकि उसमें जो
डाइस के अंदर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो उसमें कुछ हमसे कमियां रह गई थी। हमने सोचा कि ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, रियल टाइम डेटा भी हमारे पास में आ जाएगा, लेकिन वो संभव हो नहीं सका। फिर दूसरी बात एक और थी, हम तो डाइस में ये कहते हैं हर स्कूल का एक यूनिक 11 डिजिट 11 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, हर स्कूल का है ना डाइस में। लेकिन जो सिस्टम हमने तैयार किया, 1 से 12 एक विद्यालय है, उसमें 1 से 8 कक्षा के लिए एक अलग से यूनिफाइड का कोड दे दिया, 9, 10, 11, 12 विद्यालय के लिए, कक्षा वाले स्कूल के लिए एक अलग 11 डिजिट आईडी दे दिया। जबकि हमने तो कहा था कि हर स्कूल का एक 11 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, लेकिन एक ही स्कूल के अंदर दो कोड हो गए। एक का डेटा कैप्चर फॉर्मेट एलिमेंट्री का अलग से, सेकेंडरी का दूसरा डेटा कैप्चर फॉर्मेट, एलिमेंट्री का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर और सेकेंडरी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। एलिमेंट्री के नोडल ऑफिसर अलग से और सेकेंडरी के नोडल ऑफिसर अलग से। एलिमेंट्री के डेटा एंट्री एसएसए में और सेकेंडरी की डेटा एंट्री ऑनलाइन आरएमएसए द्वारा करवाई गई थी। तो ये देखा, ये तो बहुत सारी जो हम सब मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है। देयर इज लॉट ऑफ डुप्लिसिटी ऑफ द एफर्ट्स व्हिच वी ऑल आर मेकिंग टुवर्ड्स फर्दर इंप्रूविंग स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 2010-11 में हमने हमारे लेवल पे ही एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया फॉर द एंटायर स्कूल एजुकेशन कंसिस्टिंग फ्रॉम ग्रेड्स 1 to 12 और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया पौंडीचेरी में सक्सेसफुली। और एक ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट से पौंडीचेरी की करीबन 700 स्कूल का डेटा सक्सेसफुली ऑन टाइम हमने इकट्ठा कर लिया 2010-11 में। और सॉफ्टवेयर में भी उसके लिए हमने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए थे। 2011-12 में पौंडीचेरी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी हमने एक ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट से पूरे इन दोनों राज्यों का 1 से 12 कक्षाओं वाले सभी स्कूलों को इससे जोड़ लिया सक्सेसफुली। इस बीच में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को ये कहा गया कि आप बताइए कि पूरे स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए एक स्टैटिस्टिक्स का सिस्टम है, उसको कैसे तैयार किया जाए, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हाउ टू इंटीग्रेट डाइस एंड सेमिस सो दैट वी कैन हैव वन सिस्टम फॉर द एंटायर स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। उस कमेटी ने भी यही कहा डाइस और सेमिस को इंटीग्रेट कर दें, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दें। तो 18 जून 2012 को एक डिटेल्ड लेटर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से सभी 35 ही राज्यों को दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत के अंदर डाइस का डेटा कैप्चर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर से छपेगा, और जब सॉफ्टवेयर से छपेगा तो जो कांस्टेंट वेरिएबल्स है वो सब उसमें छप के आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया, द डेटा एंट्री विल टेक प्लेस इन द ऑफिस ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और एट द ब्लॉक लेवल। और उसमें यह भी निर्णय किया गया कि पूरे स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए दोनों सेकेंडरी और एलिमेंट्री के लिए एक ही नोडल ऑफिसर होंगे। ये बात है दोस्तों 2012-13 की। लेकिन एक मैसेज पूरे भारत में इस तरह चला गया कि ये काम तो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए ऑफिसर्स का है, क्योंकि डेटा एंट्री वहीं पे हो रही है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट भी वही छाप रहे हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं, चेकिंग भी वही कर रहे हैं, सीआरसी भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। ये काम तो एसएसए से जुड़े हुए अधिकारियों का ही है। इसमें आरएमएसए से जुड़े हुए अधिकारियों का चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, उनका कोई खास रोल नहीं है। और दूसरी विशेष बात ये थी, बाकी के राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरएमएसए को देखने के लिए कोई खास अधिकारी नहीं थे। आप डाइस तो छोड़ ही दें, आरएमएसए के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज की तारीख में भी बहुत से राज्यों में एक भी अधिकारी नहीं है। उस वजह से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया
कि ये कार्य तो केवल सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों का है, लेकिन दोस्तों ये यूनिफाइड सिस्टम तभी सफल हुआ है या आगे भी और अच्छी स्ट्रेंथन होगा तब एसएसए और आरएमएसए के अधिकारी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलकर साथ इस कार्य को और अच्छी तरह से करेंगे। तो देयर इज डेफिनेटली नो रीजंस टू बिलीव दैट वी कैन नॉट फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, डिसेमिनेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड डाइस डेटा। तो 2012-13 में कुछ कमियां हमें रह गई थी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रह गई थी। कुछ राज्यों में, करीबन 17-18 राज्यों में एक ही एसपीडी थे, सर्व शिक्षा अभियान के और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक ही थे। उसमें बहुत ही स्मूथली काम चल गया। लेकिन बाकी राज्यों में भी समहाउ वी सक्सेसफुली एबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेक्शंस और स्कूल्स। ये बात है 2012-13 की। उसके बाद में 2013-14 में और इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत ही जल्दी सारा डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 2014-15 में आपने जो मेहनत की, द एफर्ट्स बिकॉज विच यू हैव पुट इन टू फॉर फर्दर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा, उसकी वजह से हमारे 2014-15 का आंकड़ा और भी अच्छा हो गया। और अब आप जो और इसमें मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से 2015-16 में देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजंस टू बिलीव दैट वी कैन नॉट फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिफाइड डाइस डेटा। आज डाइस जिस स्थिति में पहुंचा है, 2012-13 के बाद में डाइस को यूनिफाइड डाइस के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में यू डाइस के नाम से ही जाना जाता है। आज डाइस जिस स्थिति में पहुंचा है, आज यूनिफाइड डाइस जिस स्थिति में पहुंचा है, इसका ही सारा क्रेडिट है, अगर किसी को जाता है तो केवल आप जैसे ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे कार्य करते हैं उनको जाता है। आज तो केवल यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट ही बैठे हुए हैं, आज केवल यहाँ अरुणाचल प्रदेश ही है, लेकिन हिंदुस्तान के सभी 36 राज्यों में इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, द बाइफर्केटेड आंध्र प्रदेश, करीबन 7,200 ब्लॉक में, करीबन 82,000 क्लस्टर्स में, करीबन 5,94,000 गांवों से जहां पर स्कूल्स है, इनिशियलाइज हुई है और यू डाइस का डेटा आ रहा है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। 2014-15 में हम लोग करीबन 15,16,892 15,16,892 स्कूल में पहुंच गए थे। आप लोग आपकी सहायता से ही अब हम लोग करीबन 130 मिलियन बच्चों का आंकड़ा भी इकट्ठा कर रहे हैं। 130 मिलियन बच्चे प्राइमरी लेवल पे, 67 मिलियन बच्चे अपर प्राइमरी लेवल पे, 197 मिलियन बच्चे यानी कि 19 करोड़ 70 लाख बच्चे 1 से 8 कक्षाओं में, 262 मिलियन बच्चे 62 मिलियन बच्चे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल में, और सभी पूरे भारत में इन 15 लाख स्कूल में 1 से 12 कक्षाओं में 259 मिलियन बच्चे यानी कि 25 करोड़ 90 लाख बच्चों का आंकड़ा, बॉयज है, गर्ल्स है, कौन सी क्लास में है, कितने रिपीटर्स हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, कितने CWSN बच्चे हैं, कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आपने आइडेंटिफाई करके आपने मेन स्ट्रीम कर दिया है, एज अप्रोप्रिएट गेट में बिठा दिया है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हम लोग आप सबकी मदद से नेशनल लेवल पे उसको मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ करीबन 8.5 मिलियन टीचर्स का डेटा भी, कॉम्प्रिहेंसिव टीचर्स का डेटा भी हम मैनेज कर रहे हैं। और आपको पता है टीचर्स का डेटा हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। कोई भी वेरिएबल जो सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल के प्लान बनाते वक्त चाहिए वो डाइस में उपलब्ध है। हालांकि कुछ कमियां टीचर्स के डेटा में अभी भी हमसे रह गई है, मैं उसकी चर्चा भी बाद में थोड़ी करूंगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ इशूज की, ताकि हम सब मिलकर हमारे यू डाइस के डेटा को और बेहतर, अच्छा और रिलायबल बना लें। पहली बात तो है कवरेज। पूरे भारत में जैसे मैंने कहा 15,16,892 स्कूल हमसे जुड़ गई है। आपके यहाँ भी करीबन 4,000 से भी कुछ अधिक स्कूल यहाँ पे जुड़ गई है। पहला कार्य तो आपने
2014-15 के आंकड़े को, डेटा को 2015-16 में जनरेट करने से पहले कर लिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपकी स्टेट की टीम, एसएसए की और आरएमएसए की, जो यू डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो हमारे ऑफिसर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो यूनिफाइड डाइस से कार्य से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से यूनिफाइड डाइस के कार्य को इतना आगे आप लोग ले गए हैं, उसके लिए मैं सब आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने 15-16 का डेटा को जनरेट कराने से पहले कुछ कार्य कर लिए होंगे, यानी कि उन स्कूल की जानकारियां, इंफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी जो स्कूल नए खुल गए थे पिछले साल के बाद। 30 सितंबर 2014 के बाद में जो भी स्कूल खुल गई होगी, आपने आपकी स्कूल की लिस्ट है जिसको कि स्कूल डायरेक्टरी कह रहे हैं, उसको अपडेट कर लिया होगा। जो स्कूल बंद हो गई है उसकी भी जानकारी हासिल कर ली होगी। कुछ स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी अपग्रेड हो गए हैं, उनकी भी जानकारी हासिल कर ली होगी। कुछ स्कूल अपर प्राइमरी से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी हो गई है, उसको भी डेटा में अपडेट कर ही लिया होगा। कुछ स्कूल प्राइमरी वाली अपर प्राइमरी के साथ मर्ज हो गई, अपर प्राइमरी वाली सेकेंडरी के साथ मर्ज हो गई, उसको भी अच्छी तरह ठीक डेटा में कर ही लिया होगा। उसके बाद में ही डेटा को जनरेट किया होगा, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छापा होगा। कुछ स्कूल जो हमसे पिछले साल छूट गई थी, किसी कारणवश हम उससे नहीं जुड़ पाए थे, नहीं कवर हो पाई थी, उन स्कूल की भी जानकारी आपने अच्छी तरह से हासिल कर ही ली होगी। उसके बाद में ही डेटा को जनरेट किया होगा और डेटा कैप्चर फॉर्मेट को प्रिंट किया होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इन सारे प्रयासों के बाद भी अभी भी ऐसी कुछ स्कूल है जो शायद हमसे छूट गई होगी, वहाँ पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं पहुँचा होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपकी नज़रों में ऐसे कुछ स्कूल आती है जहाँ पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं पहुँचा है, तो आप अपने पास अभी भी 3 तरह के वो पत्र हैं, 1 से 12 वाला, 1 से 8 वाला, 6 से 12 वाला, वो रखें और वहाँ पर जब भी पता चले उस स्कूल को दे दें, और जब डेटा एंट्री होगा तो हम उसका एक 11 डिजिट का आईडी कोड भी जनरेट करके दे देंगे। दोस्तों, हमारा मैंडेट है कि हम 1 से 12 कक्षाओं वाले सभी विद्यालयों तक पहुंचे। वी मस्ट रीच ऑल स्कूल्स irrespective of the category of school, irrespective of type of school, boys and girls, irrespective of management of school, government of India, central government, state government, department of education, local body, tribal welfare, social welfare, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ओपन स्कूल, तिब्बतियन स्कूल, सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, प्रोजेक्ट स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इन सभी विद्यालयों तक हम पहुंच जाएं, इंक्लूडिंग प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। कुछ राज्यों में, 1-2 राज्यों में ये आदेश निकाल दिया गया कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कवर नहीं करना है। भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से और न ही न्यूपा की तरफ से कभी भी ये कहा गया है कि आपको किस स्कूल तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। हमें उन सभी विद्यालयों तक पहुंचना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, जहां पर 1 से 12 कक्षाएं हैं। अगर आपके यहाँ पे भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है और डाइस में कवर नहीं हो रही है किसी भी रीजन से, तो हमें वहां तक पहुंचना है। पिछले वर्ष पूरे भारत में हमने कोई खास प्रयास नहीं किए अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स और मदरसा को कवर करने के लिए, फिर भी करीबन 27,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स और मदरसा हमसे जुड़ गए, जबकि ये मानना है कि ऐसे स्कूलों की और मदरसा की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमसे तो केवल कुछ ही जुड़े हैं। लेकिन जहाँ तक राइट टू एजुकेशन का सवाल है, 31 मार्च 2013 के बाद में एक भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल या मदरसा भारत में कानूनी रूप से नहीं चल पाता है, नहीं चल सकता। बट अभी भी कुछ राज्यों में अगर चल रहे हैं तो हमें वहां तक भी पहुंचना है। ये पहला मुद्दा है कवरेज का। मेरे को यह भी पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूल भी हमसे जुड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है प्राइवेट स्कूल का डेटा लेने में। करीबन 3,50,000 प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल पूरे भारत में यू डाइस से जुड़ गए हैं।
आज से कुछ वर्षों पहले तक प्राइवेट स्कूल, विशेष रूप से अनएडेड स्कूल, हमें डेटा बड़ी मुश्किल से देता था। हमारा CRC कोऑर्डिनेटर बड़ी बड़ी स्कूल्स के अंदर घुस नहीं पा रहा था। अगर वो अंदर चला भी जाता तो कोई 2-3 बार उसको डेटा कैप्चर फॉर्मेट को लाने के लिए जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, और अंत में जब उसको DCF मिल जाता था तो वो उसी से खुश हो जाता था। ये हालांकि उसमें बहुत सारे कॉलम छूटे हुए रह जाते थे, लेकिन अब स्थिति पूरे भारत में बदल गई है। अनएडेड स्कूल बड़े बड़े, जिसमें दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, गोयनका स्कूल हो, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल हो, या दून स्कूल हो, या और भी दूसरे स्कूल हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी हो, वो भी आगे बढ़कर यूनिफाइड डाइस से जुड़ने लग गए हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने 11 डिजिट का यूनिफाइड डाइस कोड को कंपल्सरी कर दिया है। बहुत से राज्यों ने, उसमें आसाम भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है, और भी बहुत सारे राज्य हैं। करीब करीब सभी राज्यों ने यूनिफाइड डाइस के 11 डिजिट के कोड को अनिवार्य कर दिया है। इसी की वजह से हमारी कवरेज इन जनरल और कवरेज अनएडेड स्कूल्स की अब यूनिफाइड डाइस में बढ़ गई है। तो पहला मुद्दा था हमारी कवरेज का। कुछ राज्यों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कह दिया है कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को कवर नहीं करना है। इसी तरह 1-2 और बातें उनको ये बता दी गई हैं कि इस बार आपको किसी भी विद्यालय में रिपीटर्स नहीं दिखाने हैं, आदेश दे दिया है। इसी तरह ये भी कहा गया है हमारे MIS कोऑर्डिनेटर्स को, जो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कार्य करते हैं, कि इस बार आपको किसी भी विद्यालय में ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं है। किसी भी विद्यालय में ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पर डिसफंक्शनल टॉयलेट है। दोस्तों, हम कौन होते हैं दिखाने वाले? हम कुछ भी दिखाने वाले नहीं हैं। हमें तो वही दिखाना है जो स्कूल में है। जैसे अभी हमारे डिप्टी SPD साहब ने भी कहा था, स्कूल में वही दिखाना है जो है। वी विल बी फेलिंग आवर ड्यूटी अगर हम सच्ची बात हमारी डेटा के अंदर नहीं आए। इसलिए स्कूल में जो भी सेटिंग है, स्कूल में जो भी व्यवस्था है, स्कूल में जो भी फैसिलिटी है, वो हमें दिखाना है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। ये बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये 4-5 साल पहले तो हम मान सकते थे कि ऐसा हो रहा है, हुआ भी था पहले भी, लेकिन अब ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है कि अभी भी जानबूझकर हमारे रेस्पोंडेंट, हेडमास्टर, प्रिंसिपल डेलिबरेटली दे प्रोवाइड अस रॉन्ग फेक इंफॉर्मेशन। हो सकता है किसी वेरिएबल की जानकारी सही नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो, उसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन गलत आ रही है, लेकिन ये हकीकत है। हमारे डिप्टी SPD साहब ने भी कहा था, जब 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 1 साल में भारत के सभी विद्यालयों में, विशेष रूप से गवर्नमेंट और एडेड स्कूल में, हम टॉयलेट की व्यवस्था कर देंगे। तो वो सारी जानकारी जो आपकी जानकारी है, जो UDICE की जानकारी है, वो हमने एक पोर्टल में डालकर पब्लिक डोमेन में डाल दी। करीबन 4,42,000 या 36,000 विद्यालय ऐसे थे जहां पर टॉयलेट नहीं था और जहां पर डिसफंक्शनल टॉयलेट भी था, सब मिला के ये पब्लिक डोमेन में डाल दी। और CSR के अंतर्गत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को कहा गया कि आप इतने स्कूल अडॉप्ट कर लीजिए, इतने स्कूल में टॉयलेट्स को फंक्शनल बना दीजिए। ये कार्य किया गया, लेकिन उस प्रोसेस में हमें पता चला कि बहुत से स्कूल में जो UDICE में कहा गया था कि टॉयलेट नहीं है, वहाँ तो टॉयलेट मिल गया है, और जहाँ पर कहा गया था टॉयलेट है, वहाँ पर टॉयलेट नहीं था। जहाँ पर कहा गया कि डिसफंक्शनल है, वहाँ टॉयलेट फंक्शनल था। जहाँ कहा था टॉयलेट फंक्शनल है, बहुत से स्कूल के अंदर निकल गया वहाँ तो टॉयलेट डिसफंक्शनल है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई और ऐसा लोगों को लगा कि UDICE में भी सब कुछ सही नहीं है। मैं आपके साथ में ये शेयर करते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि इतना अचीव होने के बाद भी डेटा के अंदर अभी बहुत कमियां हैं, वो थोड़ी सी देखेंगे। अभी हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं डेटा की गुणवत्ता को, क्वालिटी को, कंसिस्टेंसी को और ठीक करने की, लेकिन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा इज ए स्लो प्रोसेस।
continuing process. It cannot be achieved overnight. धीरे धीरे ठीक हो गया है आपका डेटा काफ़ी, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हमारे डेटा के अंदर रह गई है, उसको हम सब मिलकर ठीक करना है। और पिछले कुछ दिनों में जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से कुछ वेरिएबल तो अब ठीक हो गए हैं। जिस वेरिएबल को हम फोकस कर रहे हैं वो 2-3 साल में सब ठीक हो जाता है, लेकिन हर बार जब हम एनालिसिस करते हैं तो नए नए पॉइंट्स हमें पकड़ में आते हैं जिसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में हम सब लोगों ने एक डिस्कस किया था बार बार। एक तो ये कहा था कि भाई स्कूल ये बता रहा है कि टीचर एक दिन में 13 घंटे पढ़ाता है, 12 घंटे पढ़ाता है, 11 घंटे पढ़ाता है। वो पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन हमने 2-3 साल तक लगातार इसकी चर्चा की। तो अब ऐसे स्कूल जहाँ पर टीचर 10 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ा रहा है एकदम कम हो गए हैं। इसी तरह ये भी कहा गया था पहले कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट स्कूल के अंदर 10 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई करता है, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। इसी तरह पहले हमने चर्चा की थी नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन। बहुत सारे विद्यालय पहले बता रहे थे कि स्कूल एक भी दिन नहीं चला, 0 दिन चला। हमें पता लगा लेना चाहिए क्या ये नया स्कूल है क्या, जो सैंक्शन तो हो गया, यूडाइस का कोड तो हमने दे दिया, बट शायद फंक्शनल नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। 2 डिजिट में नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन देने वाले विद्यालयों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी है। हमने जो प्रयास किया था पिछले कुछ वर्षों में वो दैट इज रिजल्टेड इनटू द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन आवर डेटा। और हमने प्रयास किया था पहले कि एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय एज एंड ग्रेड एंड एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले इतना फर्क होता था तीनों में, अब ये जाके इतना हो गया। अब हम सबको मिलकर इस फर्क को, द डिफरेंस बिटवीन द एनरोलमेंट, 3 टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, बाय एज एंड बाय मीडियम इंस्ट्रक्शन, इसको इतना करना है, ख़त्म करना है इसको। और ये ख़त्म केवल स्कूल लेवल पे ही हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप चेकिंग करें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे आप चेकिंग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीआरसी इसको चेक करके आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, रेस्पोंडेंट तक ये बात पहुंचा दी जाए, लेट देयर बी नो डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट, दैट वुड हेल्प अस इन फर्दर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर एनरोलमेंट डेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दा है हम सब के लिए, क्योंकि इसी की वजह से बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हमारे डेटा की क्वालिटी के ऊपर लग जाते हैं। और एक दूसरी बात और हुई है, एनरोलमेंट की कंसिस्टेंसी भी कुछ बड़ी है, हालांकि इसमें अभी भी बहुत कमियां हैं। एनरोलमेंट की कंसिस्टेंसी का मतलब है एनरोलमेंट इन ग्रेड 3 दिस ईयर, लेट अस सपोज 80, बट इन द प्रीवियस ईयर एनरोलमेंट इन ग्रेड 2 वाज ओनली 65। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 65 से 80 कैसे हो गया। ये 15 एडिशनल बच्चे हमारे सिस्टम में आ गए हैं, ये कौन हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको ठीक कर दें, ठीक नहीं करना है कुछ भी, हमें चेक करवाना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, हमारे स्कूल्स में ये 15 एडिशनल बच्चे कहाँ से आ गए। अगर इस तरह का आंकड़ा अगर हमारा है तो डेफिनेटली जो भी इंडिकेटर्स हम कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटेशन रेट, ट्रांजिशन रेट, कंप्लीशन रेट, रिटेंशन रेट, ग्रेजुएशन रेट, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, उन सब का मतलब बहुत कम रह जाता है अगर एनरोलमेंट का डेटा ही हमारा कंसिस्टेंट नहीं है तो। हालांकि कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। पिछले 5 साल पहले जो माइनस में ड्रॉप आउट रेट आती थी स्टेट वाइज, करीबन 8-10 स्टेट में आती थी, अब जाके ये करीबन 3-4 स्टेट में ही आ रही है। लेकिन अगर आप ड्रॉप आउट रेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या और क्लस्टर लेवल पे कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्टेट प्लेसेस पे ये अभी भी माइनस में आ रही है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि एनरोलमेंट का आंकड़ा अभी भी हमारा सही नहीं है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा एनरोलमेंट में संबंधित। कुछ राज्यों ने अभी चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, चाहे उसमें मध्य प्रदेश का समग्र हो, चाहे महाराष्ट्र का सरल हो,
चाहे आंध्र प्रदेश का ऑनलाइन सिस्टम हो या कर्नाटक का ऑफलाइन चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार का ऑफलाइन चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम हो, जिस राज्य ने भी चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन को इकट्ठा शुरू किया है करना, उस राज्यों में उन राज्यों में एनरोलमेंट एकदम यूडाइस में डिक्लाइन हो गया है, हो गया है। एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। मध्य प्रदेश ने अभी सभी परिवारों को जो मध्य प्रदेश में रहते हैं एक यूनिक आईडी दी है, उसको नाम है समग्र। और जब समग्र की आईडी बच्चों को परिवार को दी जाती है तो उसमें 6 से 18 साल के सभी बच्चों को भी एक यूनिक समग्र आईडी मिल जाती है। ये 2013-14 में शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, और ये अनिवार्य कर दिया गया है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश that the Samagra ID is written against the name of the student in the class register. क्लास रजिस्टर में समग्र आईडी बच्चे के नाम के साथ में लिख देना कंपलसरी हो गया है, और फिर ऑनलाइन समग्र का जो पोर्टल है उसमें इस इंफॉर्मेशन को अपडेट हर साल ब्लॉक लेवल पे जाके कर देना है। तो 2013-14 में हमने ये पाया, समग्र और यूनिफाइड डाइस में मध्य प्रदेश में करीबन 14 लाख बच्चों का फर्क आया। फिर 2014-15 और 2013-14 डाइस टू डाइस बेसिस पे मध्य प्रदेश में 11 लाख बच्चों का फिर फर्क आया। और अभी हम पिछले वीक में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में थे, वहाँ पर 2014-15 और 2015-16 के एनरोलमेंट के आंकड़ा डाइस का जो है उसमें करीबन 36,000 बच्चों का फर्क आया। समग्र और यूनिफाइड डाइस में 36,000 का फर्क, और समग्र टू समग्र एक अकेले होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में समग्र नहीं, डाइस टू डाइस करीबन 6,000 का फर्क। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, जिन राज्यों ने भी स्टूडेंट डेटाबेस कलेक्शन शुरू किया है वहाँ पर यूडाइस में बच्चों की संख्या एकदम काफ़ी कम हो गई है। इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारा एनरोलमेंट का आंकड़ा अभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हर जगह ये बात नहीं है, कुछ जगह पे सही नहीं है। और जिन राज्यों में एनरोलमेंट कम हुआ है उन्होंने इसका कारण ये बताया है कि ये डुप्लीकेट एनरोलमेंट को हटा देने से, फेक एनरोलमेंट को हटा देने से, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एनरोलमेंट को हटा देने से के कारण से एनरोलमेंट डाइस टू डाइस, यू डाइस टू यू डाइस कम हो गया है। इसका क्लियर मतलब है कि अभी भी कुछ जगहों पे, कुछ स्कूल में एनरोलमेंट का आंकड़ा जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वो सही नहीं है। बिकॉज ऑफ राइट टू एजुकेशन वी ऑल नो दैट वी आर फॉलोइंग नाउ नो डिटेंशन पॉलिसी। वंस ए नेम ऑफ द चाइल्ड इज रिटन इन द स्कूल रजिस्टर, that particular name continues from one grade to another grade, from one year to another year, without even knowing whether the child is physically attending the school or not, or whether the child is attending the school in the nearby private or the other school or not. ये निश्चित रूप से मानना है कि अभी भी एनरोलमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल द इनकन्सिस्टेंसीज एंड एरर्स। तो इस साल 2015-16 में अभी भी कुछ मेहनत करके ये इंश्योर कर लें कि वही बच्चों के नाम हमें, वो बच्चों की इंफॉर्मेशन हमारे पास में आए जिन बच्चों के नाम स्कूल, जो एक्चुअली बच्चे स्कूल में अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। ये हालांकि कुछ मुश्किल काम है, लेकिन ये चैलेंजिंग काम बन गए हम सब के लिए जो यू डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। यू एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स को अगर हम और इम्प्रूव करना चाहें, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट डेटा, तो हमारे पास में भी कोई चारा नहीं है कि अब हम लोग भी अरुणाचल प्रदेश में भी स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन करना शुरू कर दें। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिनों बाद में आपके पास में एक प्रपत्र भारत सरकार से भी आने वाला है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं, और जो बाकी के अधिकारी हैं, उन सब ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन दिया था। वहाँ पर और
इसी तरह दूसरे प्रेजेंटेशन भी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी दिया, उनको भी कहा गया था कि आप भी डाइस जैसा डाइस जैसा सिस्टम तैयार करें। तो हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी एक प्रेजेंटेशन डाइस का दिया था। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने डाइस के बारे में वहां पर क्या चर्चा हुई। उनका ये मानना है, और अब बहुत ही जल्दी ही ये गाइडलाइंस पूरे भारत में इशू होने वाली है कि 2017 मार्च तक पूरे भारत में डाइस के अंतर्गत बच्चों स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 259 मिलियन बच्चे हैं, 25 करोड़ 90 लाख बच्चे 1 से 12 कक्षाओं में, करीबन 15,16,892 स्कूल में, 680 डिस्ट्रिक्ट में, 36 राज्यों में, और सभी राज्य अलग अलग स्टेट पे है। कहीं पे कंप्यूटर है, कहीं पे कंप्यूटर नहीं है, कहीं बिजली है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पे इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल नहीं, इंटरनेट तेज नहीं है, आता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कनेक्टिविटी है। तो अभी हाल ही में पिछले वीक हम लोग आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन सिस्टम देखने के लिए गए थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश वुड बी द फर्स्ट स्टेट टू सप्लाई यूनिफाइड डाइस एनरोलमेंट बेस्ड टेबल्स based on child-wise information, online child-wise information which they have developed। वो अभी देख के आए थे, तो काम ठीक ठाक चल रहा है, और पूरी उम्मीद है कि ये डेटा वहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए न्यूपा में एक स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर लिया है। वो हम आपको इन 2 दिनों के अंदर आज और कल में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बिकम द चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ओनली व्हेन ईच एंड एवरी चाइल्ड इज प्रोवाइडेड आधार आईडी और सम यूनिक आईडी। अभी पूरे देश के अंदर स्पेशल कैंपेन ड्राइव चला के बच्चों को आधार आईडी दी जा रही है। ज़्यादातर राज्यों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और कुछ राज्यों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधार आईडी दे दी गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ प्रयास चल रहे होंगे, और नहीं चल रहे हैं तो जल्दी ही स्पेशल ड्राइव चला के यहाँ के बच्चों को भी चाइल्ड वाइज बच्चों को भी आधार आईडी दे दी जाएगी। देन ओनली द सिस्टम विच वी आर गोइंग टू प्रपोज हियर, that is student wise database management information system would really become a child tracking system। अभी वो child tracking नहीं बन सकता in the absence of आधार वाइज। तो ये भी अभी हमें शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही ये कार्य खत्म हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 2015-16 का डाइस का डेटा, उसके बाद में एक प्रपत्र भी आपको हम दिखाएंगे, उसकी कॉपी भी देंगे, और स्टूडेंट वाइज डेटाबेस हर स्कूल से इकट्ठा करके, और जिस लेवल पे आपकी डेटा एंट्री हो रही है, ब्लॉक लेवल पे हो रही है, मुझे बताया गया कि आपके यहाँ तो क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, तो कुछ अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट वाइज डेटाबेस के लिए बना दी है, आपको उसको भी दिखाएंगे। दूसरी एप्लीकेशन हमने अभी बनाई है सेमी ऑनलाइन डाइस की। सेमी ऑनलाइन का भी आपको डेमो देंगे। सेमी ऑनलाइन इज नथिंग बट इट इज़ द डाइस सॉफ्टवेयर ओनली। लेकिन जब आपको मॉनिटरिंग करनी है, अभी आपका सारा कार्य पूरे 20 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, तो स्टेट लेवल से अगर ये मॉनिटरिंग की जाए, कितने स्कूल का आंकड़ा भर गया है, कितना का अपडेट हो गया है, कितने की कंसिस्टेंसी चेक हो गई है, कितने का DCF भर के आ गया है, कौन से स्कूल का नहीं आया है, अगर इसको डे टू डे बेसिस के ऊपर अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहें, तो आप सेमी ऑनलाइन वर्जन ऑफ यूनिफाइड डाइस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको कंप्यूटर हर समय नहीं चाहिए, केवल उसी समय कंप्यूटर चाहिए, दिन में 1 बार या 2 बार, जब आप इंफॉर्मेशन को स्टेट के सर्वर पे अपलोड कर दें। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट शुड हैव इट्स ओन सर्वर और एंड ए पब्लिक IP। अगर आपके पास में अभी नहीं भी है, तो हम न्यूपा का सर्वर पे आपको एक्सेस दे देंगे, सो दैट यू कैन आल्सो अडॉप्ट सेमी ऑनलाइन वर्जन ऑफ यूनिफाइड डाइस। तो ये 2 बातें हो गई। अब कुछ जैसे छोटे छोटे वेरिएबल है, अभी हमने देखा कुछ ऐसे हमारे वेरिएबल है, जैसे एक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में ये बताया गया है कि वहाँ पे 2-2 हेडमास्टर हैं। एक स्कूल में 2 हेडमास्टर शायद हो भी सकते होंगे,
एक 1 to 12 का स्कूल है, 1 to 8 के लिए अलग से हेडमास्टर, 1 to 9, 10, 11, 12 के लिए अलग से हेडमास्टर, या 1 to 12 के लिए प्रिंसिपल साहब, मे बी द अरेंजमेंट इज लाइक दैट। लेकिन आपको ये डेटा को जब देखें आप, स्कूल्स हैविंग मोर देन 1 हेडमास्टर्स, यू मस्ट चेक इट। आप तो चेक करना चाहिए कि ये एक स्कूल में 2 हेडमास्टर कैसे हैं। बहुत सी स्कूल्स ऐसी हैं हमारी जो है तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल 9, 10, 11, 12, बट दे हैव आल्सो रिपोर्टेड एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं, बट आपने वहाँ पे एनरोलमेंट की कैटेगरी चेंज करके और कैसे भी एनरोलमेंट भर दिया और फिर वापस एनरोल कैटेगरी को 9, 10, 11, 12 कर दी। जब आप ऐसा करते हैं तो 1 से 8 वाला एनरोलमेंट तो वहाँ रह जाता है। बहुत सारे स्कूल, करीबन 9,000 स्कूल हमारे देश में ऐसे भी है, शायद कुछ यहाँ पे भी होगी, जहाँ पर आपने लोएस्ट ग्रेड इन स्कूल ग्रेड 1 बताया है, लेकिन ग्रेड 1 का एनरोलमेंट ही नहीं दिया है, बट उन स्कूल के अंदर ग्रेड 2 का एनरोलमेंट दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया है, 5 का दिया है। आपको ये सब चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह टीचर्स का आपको हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्ट्रीम नहीं बताया है, हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोलमेंट नहीं बताया है स्ट्रीम वाइज। बहुत सारे आरटी के वेरिएबल्स हैं, उसमें ऊपर इंफॉर्मेशन खाली आ रही है। जहाँ तक हमारा टीचर का आंकड़ा है, टीचर के आंकड़े को अब समय आ गया है कि हम अच्छी तरह से उसको देख लें, अच्छी तरह से जांच लें। मुझे पूरा विश्वास है आपके यहाँ पे सीआरसी कोऑर्डिनेटर को अकाउंटेबल बनाया होगा कि भरे हुए फॉर्म्स आ जाते हैं तो उसको 100% बेसिस के ऊपर चेक करना है, रैंडमली नहीं। हर भरे हुए फॉर्म को फर्स्ट लेवल ऑफ थॉरो चेकिंग शुड टेक प्लेस एट द क्लस्टर लेवल, और फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर करीबन 20% भरे हुए फॉर्म्स को 100% चेक करने का मैंडेट आपके पास में है। और उसके बाद में डेटा एंट्री हो जाती है तो आपको कंसिस्टेंसी मॉड्यूल जो डाइस में बनाया गया है उसको चेक करना है, उसको रन करना है। और जब कंसिस्टेंसी चेक चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक भी स्टार नहीं आना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टार आपकी स्क्रीन पे कंसिस्टेंसी मॉड्यूल को चलाते वक्त आते हैं, उसका मतलब है कि द क्वालिटी ऑफ आवर डेटा इज नॉट सो गुड, इट्स वेरी बैड। लेट अस assume this year that let there be no star while running the consistency module in the Arunachal data in the year 2015-16, then only the UDICE 15-16 in Arunachal Pradesh will become the 5-star data. एक भी स्टार नहीं होगा तब हमारा डेटा 5 स्टार बनेगा। तो मैं बात कर रहा था टीचर्स के डेटा की। टीचर्स के डेटा में बहुत कमियां हैं, अभी बताएंगे भी आपको कल तक। सबसे बड़ी कमी तो है टीचर की एज। पूरे भारत में और शायद अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे टीचर्स हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा है। द एज ऑफ टीचर्स आर 120 ईयर्स। भैया अगर आपके यहाँ 120 साल का टीचर है तो उसको रखो, चेंज मत करो यार, उसको चेक करवा लो बस। जो सारी बात हम कह रहे हैं, डेटा को हेरा फेरी नहीं करनी है, डेटा को चेंज नहीं करना है। डेटा को चेंज वही कर सकता है जिसने फॉर्म को भर के दिया है, एंड द फॉर्म इज फिल्ड इन बाय द स्कूल हेडमास्टर, स्कूल प्रिंसिपल और रेस्पोंडेंट। ही इज ओनली ऑथोराइज्ड टू अल्टर द इंफॉर्मेशन जो उसने भर के दी है। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू चेंज द इंफॉर्मेशन विच इज फिल्ड इन बाय द स्कूल हेडमास्टर। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है। हम ये कह रहे हैं कि आप इन बिंदुओं को चेक करवाएं, चेंज नहीं करें, कतई नहीं करें चेंज। और अगर ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है। तो मैं बात कर रहा था स्कूल के एज की, टीचर्स की। 85 लाख टीचर्स है हमारे पास। 8.5 मिलियन टीचर्स आर बीइंग इम्पार्टेड एजुकेशन इन अबाउट 15,16,892 schools to about 259 million students in grade 1 to 12। देखिए भैया इतना बड़ा डेटा है, कुछ कमी तो रह ही जाएगी। 100% ठीक है, ये होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारा एनर्जी आप लोग लगा रहे हैं, बट still it is very slow process. Data quality has improved, consistency and coverage has improved, but it is a slow process, time consuming process. It will take its own time to further improve the quality of data. But if you analyze the quality in the last 5 years, you will see that a sea change in improvement in the quality. कुछ कमियां हैं, कमियां रह गई है, हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कौन कौन सी कमियां हैं।
इसीलिए हम ये आज ये चर्चा कर रहे हैं हमारे डेटा में क्या क्या कमियां रह गई। तो एज का मैंने बताया, बहुत सारे टीचर्स हैं वो 100 साल से भी बड़े हैं, उसको ठीक करवा लें, जांच लें, ठीक करवा लें, और अगर ऐसे टीचर हैं तो उसको रहने दें। इसी तरह बहुत सारे टीचर्स 18 साल से भी छोटे हैं आपके यहाँ। देयर आर मेनी टीचर्स बिलो 18, अगर है तो रहने दें, चेंज नहीं कराएं। इसी तरह आपके यहाँ पे कुछ टीचर्स ने ये बताया है कि उनकी क्वालिफिकेशन सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन। बहुत सारे टीचर्स हैं आपके यहाँ, क्या पूरे भारत में। लेकिन जब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने तो बीएड किया है, एमएड किया है। अरे भाई, सेकेंडरी का टीचर ने बीएड एमएड कैसे कर लिया यार? आपके यहाँ हो रहा है तो रहने दें उसको, ठीक है, मत करवाना, बट जांच करवा लें, जरूर करवा लें, चेकिंग करवा लें कि ऐसा कैसे संभव है। जब हम पूछते हैं कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, हायर सेकेंडरी, तो टीचर फिजिक्स कौन सी क्लास तक पढ़ाता है, तो वो तो और कुछ बता रहा है। आपने पढ़ा तो सेकेंडरी, बिलो सेकेंडरी लेवल तक है, और पढ़ा रहा है हायर सेकेंडरी, और पता नहीं किस किस को टीचर वो पढ़ा रहा है। तो इसको जांच करवा लें, इसमें बहुत सारी कमियां हैं हमारे डेटा में, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, और टीचर कौन सा सब्जेक्ट कौन सी क्लास तक पढ़ा रहा है, इसमें कमियां रह गई है। इसको जांच करवाएं निश्चित रूप से। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, आपका डेटा, टीचर का डेटा अब केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे हैं वो ही नहीं, बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट भी, स्किल डेवलपमेंट, रूरल वेलफेयर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सब आपके डेटा को ही, टीचर के डेटा को अब यूज कर रहे हैं। एक नेशनल लेवल के ऊपर टीचर का पोर्टल भी बन रहा है, और एक एनसीटी को ये भी एक स्टडी दी गई है एमएचआरडी की तरफ से कि आप ये पता लगाएं कि टीचर की ज़रूरत के हिसाब से कितने टीचर अभी हैं इन पोजीशन और उसमें कितनी कमी है। वो सारा का सारा डेटा आपका ही है, और अगर टीचर का डेटा ही सही नहीं हुआ तो ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट रह जाएगा, इनकी फाइंडिंग्स, वो आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। अब हम बात करते हैं टीचर के कॉन्टैक्ट की। अभी थोड़े दिनों पहले मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पेज है MyGov में उन्होंने हमसे टीचर के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल से वो मांग लिए हैं, और अभी दूसरे राज्यों में तो वहाँ से टीचर के पास में पीएमओ ऑफिस से टेक्स्ट मैसेज आने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन ये टेक्स्ट मैसेज केवल उन्हीं टीचर्स को आएगा जिसका डाइस के अंदर मोबाइल नंबर सही दिया गया है। आप अपने यहाँ भी देख लो, सैकड़ों टीचर्स का जो मोबाइल नंबर है वो 9 डिजिट का ही है, 8 डिजिट का ही है, 6 डिजिट का ही है। क्यों भैया, ये कौन सा कानून है यार? आपका मोबाइल तो 10 डिजिट का है, मेरा 10 डिजिट का है, सबका 10 डिजिट का, टीचर का, हजारों लाखों टीचर का अभी भी मोबाइल नंबर 9 डिजिट का ही है। इसको ठीक करवा लें, ये चैलेंज बन गए हम सब के लिए। और अब तो आपको पता ही होगा, मुझे नहीं पता, हमने अभी ये 85 लाख टीचर का सारा डेटा जो डाइस का है, इन कमियों के साथ, जो कमियां मैं बता रहा हूँ उन कमियों के साथ सब पब्लिक में डाल दिया। और लोग बताने लगे से आप क्या मेहता साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप, आपका टीचर तो हायर सेकेंडरी पास है और आप कह रहे हो उसने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, तो हम क्या करें उसका? हमने ईमानदारी से जो भी डेटा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर देता है उसी को हम यूज करते हैं। कभी भी हमने कुछ भी छुपाया नहीं है या हेराफेरी या मैनिपुलेशन नहीं किया है। वट एवर इज द फॉर्म, वट एवर इज द क्वालिटी ऑफ डेटा वी हैव डिसेमिनेटेड इन द पब्लिक डोमेन, बिकॉज वी फर्मली बिलीव दैट if the information is available in the public domain, the questions will be raised about the quality of data. People will start utilizing our data, and that is the only way through which we can further improve the quality of our data. अभी देखिए बहुत सारे स्कूल है अरुणाचल प्रदेश में भी और बाकी जगह भी, उन्हें स्कूल की कैटेगरी चेंज कर दी। स्कूल की कैटेगरी चेंज हो सकती है, प्राइमरी पहले था, अपर प्राइमरी हो गया, एलिमेंट्री बन गया, पहले अपर प्राइमरी था उसके साथ सेकेंडरी जुड़ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी है, पिछले साल तो एलिमेंट्री थे, इस बार केवल प्राइमरी हो गए। भैया इसको ठीक करवा लें यार, देख लें, जांच लें, परख लें कि ये ठीक ऐसा पॉसिबल है क्या। पिछली बार मैनेजमेंट बताया
प्राइवेट अनएडेड, इस बार सरकारी हो गया, पिछली बार गवर्नमेंट बताया, इस बार अनएडेड हो गया, और कहते हैं कि साहब इस बार सही था, पिछली बार गलत था, पिछली बार भी यही कहा था, अब सही है, पहले गलत था। क्यों नहीं हम कॉम्प्रिहेंसिव टीचर के डेटा को अच्छी तरह से जांच लें, परखवा लें, एग्जामिन करवा लें। आपके पास तो टेलीफोन नंबर भी है स्कूल के, ज़्यादातर स्कूलों का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे फ़ोन करके पूछें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कि साहब ये कैसे संभव हो गया, ये गलत आपने गलती से दे दिया क्या, आपको समझ में नहीं आया क्या, ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे बढ़ना है। इसी तरह कुछ स्कूल है जो पिछली बार बताया, उनके सैकड़ों स्कूल का पिन कोड नंबर चेंज हो गया। मेरे हिसाब से तो एक स्कूल है उसका पिन कोड कौन से पोस्ट ऑफिस से अटैच है वो तो निश्चित होता है, अगर फिर भी कुछ चेंज हो गया है तो आप उसको चेक करवाएं कि भैया ये पिन कोड नंबर कैसे चेंज हो गया। स्कूल का मैनेजमेंट, ये बहुत सारे स्कूल है जिसने अभी भी बताया हुआ है कि द स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन 1996, लेकिन उसका अपग्रेडेशन हो गया 1980 में। अरे स्कूल बनने से पहले ही अपग्रेड हो गया, तो इसको तो चेक तो करवाएं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, संभव नहीं है। बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने बताया है कि पिछली बार वो लोग रूरल एरिया में थे, है ना, एक रूरल अर्बन, इस बार अर्बन में आ गए हैं, हो सकता है ये तो, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी है जो अर्बन में थे जो अब रूरल हो गया है। भैया ये कमाल अगर आपके यहाँ है तो इसको रहने दें, ठीक नहीं करवाएं, जांच जरूर करवा लें तो भैया ऐसे कैसे संभव है यार, पिछली बार अर्बन में था, इस बार रूरल में आ गया। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल और भी है जो नवीन आपको आपके ही डेटा को लेके सब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा में क्या क्या कमियां हैं और कौन से ऐसे वेरिएबल है जिसको हम और अच्छी तरह से जांच करवा लें, ठीक करवा लें, चेक करवा लें। लेकिन हमें हमारे स्तर पर, हमारे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हमें खुद को कुछ नहीं करना है, हमें चेक करवाना है। हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है मेरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ रही है। क्लस्टर लेवल को आपने ट्रेनिंग दी होगी, ब्लॉक लेवल को ट्रेनिंग दी होगी, और ये सब सारा प्रक्रिया प्रोसेस पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेटा कंसिस्टेंसी चेक हो जाएगा, सब ठीक करवा लेंगे, तब आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट को या स्कूल रिपोर्ट कार्ड को सॉफ्टवेयर से छाप के वापस स्कूल तक पहुंचाएंगे कि भैया जो आपने भर के दिया था वो ठीक है क्या, ये डेटा एंट्री करते वक्त कुछ कमियां तो नहीं रह गई। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हेडमास्टर साहब, हम कहते हैं ना लाल स्याही से गोला कर दो, वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, उसको रेड इंक से एन सर्कल कर दो ताकि डेटा एंट्री होते वक्त ठीक कर ली जाए। लेकिन अगर बहुत सी बार ये इंफॉर्मेशन जो स्कूल का हेडमास्टर ने लाल स्याही से गोला करके भेजी है वो डेटा एंट्री में होती ही नहीं। डेटा एंट्री करने वाला केवल एनरोलमेंट का डेटा भर के और आगे चलता है और काम खत्म। क्योंकि ऐसा ही हमें कैसे पता चला, हमें इसलिए पता चला कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन चलाया था एनडीटीवी पे और बाकी टीवी चैनल्स पे और एफएम चैनल्स पे पूरे भारत में 18 नवंबर से 28 नवंबर तक एक कैंपेन चलाया। और उसके पहले ही हमने एक टोल फ्री नंबर ले लिया था 1800116200। ये टोल फ्री नंबर भी हर स्कूल तक पहुंच गया है क्योंकि हमारे डीसीएफ में छपा हुआ है ना, छपा हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। और इसी की वजह से हमारे पास में सैकड़ों फ़ोन हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब के आगे, सीआरसी के आगे, बाकी उन लोगों के आगे जो स्कूल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोगों ने ये बताया कि क्या साहब आप बात करते हो, 3 साल से मैं इन्फॉर्मेशन ठीक कर रहा हूँ, स्कूल का नाम ठीक कर रहा हूँ, स्कूल की कैटेगरी ठीक कर रहा हूँ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ठीक कर रहा हूँ, बट आपके डेटा में हर बार वही वो आ रहा है जो मैंने पिछली बार ठीक कर दिया था, वो इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, अभी भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसका क्लियर कट मतलब है कि डेटा एंट्री करते वक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर पूरा ठीक नहीं कर रहा है, केवल एनरोलमेंट भर के आगे चल रहा है। ये इस बार है, आपको अभी भी इंश्योर करना है, अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, अभी भी स्टिल वी हैव टाइम टू वेरीफाई। ये सब कर ले, उसके बाद में डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छाप के वापस स्कूल तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास में और कोई मोड नहीं है कि हम ये चेक कर पाएं कि डेटा एंट्री ठीक हुई है नहीं हुई है। तो डेटा एंट्री अगर ठीक इंश्योर करनी है, हुई है, तो वापस स्कूल रिपोर्ट कार्ड को छाप पे स्कूल तक पहुंचाएं और उसको कहें कि इसको चेक कर लें कि आपने जैसे भर के दिया था उस हिसाब से डेटा एंट्री हुई है क्या। और लास्ट में मैं ये केवल निवेदन करूंगा, अब पूरे भारत में बहुत से राज्यों में
3.5 इंटू 2.5 फिट के फ्लैक्स स्कूल रिपोर्ट कार्ड डिस्प्ले होने लग गए हैं। आपके यहाँ भी आप करवा सकते हो। मैंने लेटर भी हमने लिखे थे कि भैया सारे स्कूल्स वालों से निवेदन करें, ब्लॉक लेवल पे निवेदन करें, 3.5 इंटू 2.5 फीट फ्लैक्स जो करीबन 120-130 रुपए में बन जाता है। अगर एक स्कूल वाला बनाने जाएगा तो 120-130 रुपया लगेगा, लेकिन ब्लॉक के 100 स्कूल का एक साथ करवाएंगे, 50 स्कूल का एक साथ करवाएंगे तो इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। उस स्कूल रिपोर्ट कार्ड को हम स्कूल में प्रोमिनेंट जगह के ऊपर डिस्प्ले कराएं। बहुत से राज्यों ने इसको ठीक करवाना शुरू कर दिया है। A4 साइज के जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, स्कूल में उन पर नज़र हर किसी व्यक्ति की नहीं पहुंचती है। बड़ा अगर लगवा देंगे तो हर स्कूल में आगे आने वाले व्यक्ति है उसको देखेंगे और वो भी हमें मदद मिलेगी हमारे स्कूल की डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने की। लास्ट में एक और निवेदन मैं करूंगा, किसी भी इन 4000 स्कूल में अगली बार जब भी वाइट वॉश हो, स्कूल का जो नाम होता है, साइन बोर्ड होता है, उसकी वाइट वॉश हो, उसको नया बनाएं तो वहाँ पर UDICE का कोड भी जरूर प्रिंट करवा दें। इससे भी एक अवेयरनेस हमारे पूरे भारत में फैलेगी कि UDICE है वो डेटा स्कूल से डेटा इकट्ठा करने से संबंधित एक सिस्टम है। और जो कैंपेन आपने चलाए हैं, जो UDICE डे 30 सितंबर को हमने मनाया है, वो सब हमें और मदद करेगा UDICE के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और अंततः हमें मदद करेगा स्कूल की हमारे डेटा की UDICE के डेटा की क्वालिटी, शेयरिंग, कवरेज, डिसेमिनेशन